नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सहारा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करण सिंह ने अपनी पत्नी प्रेमलता के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थीं। वे न केवल प्रेमलता का हालचाल पूछने आई थीं, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थीं कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से प्रेमलता फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले की जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में करण सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर प्रेमलता के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थीं। वे लोग प्रेमलता एवं करण की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। करण को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें प्रेमलता की सेवा टहल में लगी थीं। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबड़ की थैली में भरकर प्रेमलता के सुन्न अंगों का सेक किया जा सके। दूसरी औरत प्रेमलता के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले करण सिंह ने सुना था कि प्रेमलता वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़ी होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। करण के कमरे में घुसते ही वहाँ मौन छा गया था। कोई महिला दबी जवान से बोली थी, चलो किसको यहाँ से निठल लियो, मुंशी जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहाँ बैठी स्त्रियाँ उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। करण ऐनक ठीक करता हुआ प्रेमलता के पलंग के समीप पहुँचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई प्रेमलता को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। करण प्रेमलता से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, प्रेमलता ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी। और टांग, यह तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है। तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची हैं। हाँ, प्रेमलता ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे, फिर मेरा गौरव, रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। करण बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ, कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। प्रेमलता चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे। करण बाहर निकलकर जोर से बोला, लो सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ।
पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सबके घरों में जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ प्रेमलता भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और प्रेमलता की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा मुंशी जी को मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे गौरव हजारों रुपया महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन है। ठीक कहती हो बाजी। प्रेमलता का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी करण और प्रेमलता का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहां आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहां कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। करण का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। करण की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक, बिहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। करण व प्रेमलता ने सैर्स खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यहीं वे चूक गए। चूंकि शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी, इसीलिए वे करण और प्रेमलता को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी। फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलटकर नहीं झांका था। करण और प्रेमलता पहले तो खुद भी खींचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती शिखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि करण और प्रेमलता को वहां से भागना पड़ जाता। प्रेमलता और करण आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं, ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपाकर माँ को 10,000 रुपये दे दिए, ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु प्रेमलता की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुंचते ही प्रेमलता का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो प्रेमलता को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात का शिकार हो गई।
अब प्रेमलता को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। करण डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। प्रेमलता का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। प्रेमलता अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियाँ उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे इनकी जरूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं यह कितनी बीमार हैं। रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और दो लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी करण से टकराता टकराता बचा था। करण ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ, जगदीश साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र। करण ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। करण ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसीलिए नहीं आ सकती क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बच्चा माँ की बीमारी खा गई, यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया। हम लोगों के लिए वह किसी काम का नहीं है। हम कभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है, माँ को अधिकाधिक आराम दें, यही इलाज है इस रोग का। माँ को दिल्ली लाने की भूल तो कभी ना करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। करण इससे आगे न पढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे। आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। करण प्रेमलता के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहाँ सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रेमलता की आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। करण ने प्रेमलता के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया पम्मी। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। प्रेमलता ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयाँ उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। प्रेमलता तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। प्रेमलता ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो
धोखा नहीं है, ये साए नहीं है, बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। यह तुम हो ना जी? हाँ पम्मी, यह मैं हूँ, करण ने भर्राई आवाज में कहा। तुम्हारे अंधेरों का भी साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बिहारी की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज़्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूँगी। मेरे कंगन और चूड़ियाँ बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। पम्मी, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है, ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई, कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ करण ने देखा था कि प्रेमलता अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। करण ने खुशी से झलकती आवाज में कहा, पम्मी, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर करण की छल छलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। करण आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।